वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्टेशनरी वेव्स और इसकी फॉर्मेशन एंड देयर फॉर्मेशन। लास्ट टाइम जब हमने टॉपिक पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो आगे तीन तरह के फिनोमेना क्रिएट करता है। पहला इंटरफेरेंस जो हमने पढ़ ली है, सेकेंड हमारे पास स्टेशनरी वेव्स है। स्टेशनरी वेव आगे पैदा होंगी स्ट्रिंग के अंदर और एयर कॉलम के अंदर। एयर कॉलम आगे दो तरह से है, ओपन एट बोथ एंड एंड क्लोज एट वन एंड। तो हम उनको भी वन बाय वन देखेंगे। इसके बाद जो थर्ड फिनोमेना आएगा वो आएगा बीट्स का, वो लास्ट में हम डिस्कशन में करेंगे। आज स्टूडेंट जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्टेशनरी वेव। सबसे पहले हम इसके डिफाइन पढ़ेंगे, ये बनती कैसे है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, क्या इसमें लूप आता है या क्रस्ट रफ आते हैं, जैसे हमारे पास कंप्रेशन रेयरफेक्शन आते थे स्टेशनरी वेव के अंदर। तो इसको हम लोगों ने देखना है। सबसे पहले स्टूडेंट अपने रजिस्टर निकाल लें, बॉल पेन निकाल लें और बुक खोल लें, ताकि आपका जो हर पॉइंट है वो साथ साथ क्लियर होता जाए और वहाँ पे आपने पॉइंट मार्क कर लेने। सबसे पहले बच्चे मैं स्टार्ट करता हूँ डेफिनेशन के साथ। अगर हम बात करें स्टेशनरी वेव, तो स्टेशनरी वेव जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ा था कि दो वेव मिले लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ना वो ऑपोजिट है, यानी दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर एक फर्ज कीजिएगा राइट से लेफ्ट है तो दूसरी लेफ्ट से राइट आएगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और एम्पलीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे दो वेव जनरेट की है, यानी मैं वैसे सिंपल बता देता हूँ लेकिन ये है नहीं, क्रस्ट ट्रफ जैसे और ये क्रस्ट ऐसे ट्रफ, ये क्रस्ट ट्रफ ऐसे करके आएगा। मान लें बच्चे ये जो वेव है ये आ रही है, फर्ज कीजिएगा राइट से लेफ्ट आ रही है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है वेव की। लास्ट टाइम मैंने बताया था डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरह आपने डिनोट करनी, और ये जा रही है लेफ्टवर्ड से राइटवर्ड। तो यहाँ अगर देखा जाए तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक हमारे पास राइट से लेफ्ट है, दूसरी लेफ्ट से राइट जा रही है। अब ये दोनों वेव मिलेंगी, दोनों का एम्पलीट्यूड भी मैंने इक्वल बनाया है और दोनों की फ्रीक्वेंसी, यानी आप ये देखिए कि दोनों के साइकिल की तादाद मैंने इक्वल यहाँ पे बनाई है। अब ये जब दो वेव मिलेंगी तो इस फिनोमेने को आप लोगों ने नाम देना है स्टेशनरी वेव का। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि दो वेव मिलनी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बड़ा अहम है कि स्टेशनरी वेव को हम लोग स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, इसकी रीजन मैं यहाँ पे जाके आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि वाई स्टेशनरी वेव्स आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। तो ये मेरे पास डिफाइन थी जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब दूसरा पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास आता है स्टेशनरी वेव किन दो चीज़ों से मिलकर बनती है। जैसे हमारे पास ट्रांसवर्स वेव के अंदर होते हैं क्रस्ट और ट्रफ, लॉन्गिट्यूडनल वेव में आता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। इसी तरह ही हमारे पास जो स्टेशनरी वेव है ये मिलकर बनती है नोड और एंटी नोड के साथ। पहले मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं नोड एंटी नोड पे आऊँगा, फिर इसको मैं लास्ट पे जाके यहाँ पे कंप्लीट डिफाइन भी करूँगा कि इसको आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये डायग्राम है, पहले इसको लेबल करते हैं। ये मेरे पास एक पूरी पूरी वेव है और फिर ये आधी वेव है। इस तरह ये पूरी वेव और ये आधी वेव है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फर्ज कीजिएगा इन दोनों के मिलने से 0.1 बनेगा, यहाँ पे जब ये मिलेगा तो ये 0.2 बनेगा, फिर ये वाला 0.3 बनेगा, 0.4 बनेगा, फिर ये 5 और फिर ये 6 और लास्ट पे ये 7 बनेगा। तो ये मेरे पास एक वेव जो है ये जो है वो रिजल्टेंट दोनों का आएगा। यहाँ पे हम पहले वेव को जो है वो देख के इन पॉइंट को लेबल करते हैं। ये 0.1 2 3 4 5 6 और 7 है। स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो मिलने के बाद भी यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या आएगा, जीरो आएगा। ये फर्स्ट पॉइंट मैंने लेबल कर दिया। सेकंड मेरे पास क्या आएगा कि ये अपवर्ड ये भी अपवर्ड, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये अपवर्ड डायरेक्शन जो है ना वो रिजल्टेंट की ड्रा कर दी है, ये हमारे पास आएगा। थर्ड पॉइंट ये वाला है, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो यहाँ पे दोबारा जीरो बनेगा। यहाँ पे डाउनवर्ड और इधर भी डाउनवर्ड, तो दोनों मिलने के बाद यहाँ पे डाउनवर्ड आएगा। इसी तरह अगर 0.5 को देखा जाए तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो यहाँ पे 0.5 पे एम्पलीट्यूड फिर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे अपवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड, तो यहाँ मिलने के बाद भी एम्पलीट्यूड क्या आएगा, अपवर्ड आएगा। और लास्ट वाला 0.7 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं इसके 7 पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहा हूँ तो 1 3 5 और 7 इन पॉइंट के ऊपर अगर मैं देखूं तो यहाँ मुझे इनका डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल रहा। यानी पॉइंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो है ना 1 3 5 और 7, इन पॉइंट को मैं अगर यहाँ पे डिनोट करूँ तो 1 3 5 और 7 स्टूडेंट इन पॉइंट के ऊपर मेरा डिस्प्लेसमेंट बना है जीरो, यानी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही मौजूद नहीं है। तो इन पॉइंट को मैं नाम दूंगा यहाँ पे नोड का, यानी वो वाले पॉइंट जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाए उन पॉइंट को आप स्टेशनरी वेव के अंदर नाम देते हैं नोड्स का। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आ, जैसे 2 पॉइंट आ रहा है मेरे पास,
4 आ रहा है और 6 आ रहा है। इन पॉइंट पे मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो आ रहा है मैक्सिमम। इन पॉइंट्स को हम नाम देंगे एंटी नोड का। तो यहाँ से हमें एक डिफाइन मिल गई कि नोड उन पॉइंट को कहेंगे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, और एंटी नोड उन पॉइंट को कहेंगे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आएगा, यानी 0 डिस्प्लेसमेंट नोड और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट कि हमारे पास जो नोड है ना ये हमेशा ही रेस्ट पे रहेगा, ये कभी मूव ही नहीं करेगा। यानी नोड को जब भी देखेंगे ये हमेशा ही रेस्ट पे है। जो एंटी नोड है ना ये वाइब्रेट करेगा, ये कभी मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा, यानी इसको आप लोग नाम दे सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन का, और ये आएगा मेरे पास मीन, ये पूरी लाइन वैसे मीन पोजीशन ही आएगी, और ये नेगेटिव एक्सट्रीम आ जाएगा। इसी तरह ही अगर आप बात करें तो जो एंटी नोड है ना ये मोशन में होता है, कभी ये एक्सट्रीम पे, कभी मीन पे, कभी नेगेटिव एक्सट्रीम पे। तो इस तरह करके ये जो पार्टिकल है ये हमारे पास यानी मोशन है जो है ये एंटी नोड की है, और एंटी नोड जो है ना ये मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करेगा, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी परफॉर्म करता है। ये भी आपने एमसीक्यू याद रखना है कि यहाँ सिर्फ एक ही पार्टिकल मूव करेगा, वो है एंटी नोड, और यहाँ जो रेस्ट पे रहेगा वो हमेशा नोड है। तो ये मेरे पास दो डिफाइन थी, नोड की और एंटी नोड की। अच्छा स्टूडेंट, इसके रिलेटेड ना मैंने ये एक डायग्राम बनाई है। दूसरी डायग्राम जो इसकी कंप्लीट है ना, हर t/4 के बाद जैसे देखें यहाँ तक ये पूरी वेव है, इतना पोर्शन अगर ये आगे मूव कर जाए तो इसके पीछे वाला ऐसे डाउनवर्ड पोर्शन होगा वो इसकी जगह आ जाएगा, ये आगे निकल जाएगा। इसी तरह ही ये आधा पोर्शन अगर आगे निकल जाए तो ये इसकी जगह आ जाएगा, और यहाँ से पीछे से आधा इस तरफ को आ जाएगा। तो इस तरह करके इसकी पूरी डायग्राम जो है वो मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट ये सामने आप डायग्राम देख रहे हैं, हर t/4 के बाद जो है ना दो वेव मिल रही हैं, और वहां पे आप देख सकते हैं कि अगर फर्ज कीजिएगा पहले पॉइंट 1 है नोड, लेकिन 3 भी नोड, 5 भी नोड, 7 भी, लेकिन अगर गौर करें थोड़ी देर के बाद 2 पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, यानी वो एंटी नोड पहले एक्सट्रीम पे गया, फिर वो मीन पे आएगा, फिर वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे। तो इस वजह से इस डायग्राम को आपने अच्छे से समझ लेना है, इसमें पूरी वेव को वो मिला रहा है। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक पोजीशन डायग्राम में डिनोट की, बाकी मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे पूरी की पूरी दिखा दी है, इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है। स्टूडेंट वापस आते हैं अपने दोबारा पॉइंट के ऊपर जो हम पढ़ रहे थे, स्टेशनरी वेव। अच्छा स्टूडेंट, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है व्हाई स्टेशनरी वेव्स आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। जैसे देखिएगा यहाँ एंटी नोड मोशन में है, बच्चे एनर्जी हमारे पास सिर्फ एंटी नोड के पास ही है, यानी एंटी नोड यहाँ पे एनर्जी को कैरी करके रख रहा है, तो इसके आगे मैं टिक लगाता हूँ। नोड तो है ही रेस्ट पे, अगर मेरे पास एनर्जी ने एक एंटी नोड से अगले एंटी नोड में जाना है तो दरमियान में उसको नोड से गुजरना पड़ेगा। अब नोड तो है ही रेस्ट पे, अगर वो रेस्ट पे है तो वो एनर्जी को पास नहीं करेगा। इस वजह से एक एंटी नोड से अगले एंटी नोड में एनर्जी नहीं जा पाती, क्योंकि दरमियान में नोड मौजूद है, और नोड हमेशा ही रेस्ट पे है, जिस वजह से वो एनर्जी को कभी पास नहीं होने देगा। इस वजह से यहाँ जो एंटी नोड की एनर्जी है वो इसी एंटी नोड के पास रहती है, वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पाती। हालांकि नोड जो एंटी नोड जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, लेकिन वो अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। इस वजह से इनको स्टैंडिंग वेव कहते हैं कि ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है कि एमसीक्यू को याद रखना है कि जो स्टेशनरी वेव है ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। तो ये पॉइंट था, इस वजह से इनको आप लोग नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड द स्टैंडिंग वेव, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफर की वजह नहीं बन रही। स्टूडेंट यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाई है, ये डायग्राम बड़ी है, मैं आगे 3 क्वेश्चन आएंगे वहां पे हम लोगों ने इसे लेवल पे करना है। अच्छा, अगर हम बात करें वैसे ट्रांसवर्स वेव की, तो हमने क्रस्ट पढ़ा, फिर ट्रफ पढ़ा। हमने कहा क्रस्ट और ट्रफ मिलके पूरी एक वेव बना देते हैं। फिर हमने कंप्रेशन पढ़ा, फिर रेयरफेक्शन पढ़ा, फिर कंप्रेशन पढ़ा। तो हमने कहा अच्छा कंप्रेशन से कंप्रेशन जाए, रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन जाए तो वेव मुकम्मल है। यहाँ आप आज बात करने जा रहे हैं स्टेशनरी वेव। यहाँ कंफ्यूजन एक क्रिएट होती है कि बच्चों को लगता है कि शायद नोड से अगले नोड तक गए हैं तो वेव मुकम्मल होगी। बच्चे अगर देखिएगा यहाँ पे हाफ वेव, नोड, एंटी नोड, नोड, तो वेव तो मुकम्मल ही, वेव आधी है। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लूप की फॉर्म में भी डिनोट किया। यहाँ पे 2 लूप बन रहे हैं, यानी पूरा एक लूप, फिर उसके बाद एक अगला लूप। अगर मैं इसको लेबल करूं तो मेरे पास ये बनेगा नोड, इधर दरमियान वाला पॉइंट यानी एंटी नोड, और फिर इसको मैं लिख देता हूँ नोड, फिर मैं लिख देता हूँ एंटी नोड, और फिर मैं लिख देता हूँ नोड। अगर मैं डायग्राम देखूं तो एक वेव मुकम्मल होते 2 लूप आए, यानी पहला लूप ये
और दूसरा लूप ये। तो स्टूडेंट यहाँ जो मैं बात करने लगा हूँ बहुत अहम बात है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और ये राइट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। ये पूरी जो वेव है ना, इसका नाम होता है लैम्डा। एक पूरी स्टेशनरी वेव, इसको मैंने कहा लैम्डा है। अब एक स्टेशनरी वेव के अंदर मुझे दो लूप मिल रहे हैं, एक लूप नहीं है, दो लूप है, यानी वन स्टेशनरी वेव टू लूप्स के बराबर है। अब यहाँ एक बड़ी जो है ना वो बात समझने वाली आ गई कि दो लूप का मतलब दो वेव नहीं है, एक वेव है, और एक वेव के अंदर दो लूप हैं, पहला लूप दूसरा लूप। अब यहाँ दो लूप मिलके एक लैम्डा बना रहे हैं, तो यहाँ इसको मैं लिखूंगा वन लैम्डा। ये पॉइंट सबसे अहम था, यानी एक स्टेशनरी वेव दो लूप के बराबर है और वो आगे एक लैम्डा के बराबर है। अब यहाँ देखा जाए तो नोड से नोड जाते तो मेरे पास वन लूप तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन वेव मुकम्मल नहीं हुई कभी। तो अगर मैं यहां से बात करूं, नोड से नोड जाते लूप मुकम्मल है, वेव आधी, क्योंकि वेव में आते हैं दो लूप, तो एक लूप का मतलब होता है लैम्डा बाय टू। इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं कि नोड से नोड अगर मैं जाता हूं, या मैं ऐसे कह दूं एंटी नोड से एंटी नोड जाता हूं, तो मेरे पास एक लूप आता है, वन लूप। और वन लूप का मतलब बच्चे हमारे पास आता है लैम्डा बाय टू। ये बड़ा अहम पॉइंट है। यानी अगर मैं कभी भी एमसीक्यूज में आपसे पूछूं या बोर्ड में कभी आए या वैसे कभी पूछ ले, तो नोड से नोड का मतलब एक लूप होता है, वेव आधी होती है। क्योंकि देखें, दो लूप आए तो वेव मुकम्मल होगी, एक लूप आया तो वेव आधी होगी, तो लैम्डा बाय टू। तो नोड से नोड जाए तब भी लूप मुकम्मल, एंटी नोड से एंटी नोड जाए तब भी लूप मुकम्मल। इसी तरह अगर आप नोड से एंटी नोड चले जाएं या एंटी नोड से नोड चले जाएं, तो इसका मतलब हाफ लूप होता है, यानी 1/2 लूप आएगा या 1/4 वेव आएगा, तो इसको कहते हैं लैम्डा बाय 4 के बराबर। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि नोड से एंटी नोड जाने का मतलब या एंटी नोड से नोड जाने का मतलब आधा लूप होता है, वेव 1/4 हो जाती है। यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ इतनी चीज की बात करूं, तो देखें ये पूरी वेव थी, ये आधी वेव थी, आधे का भी आधा होगी, तो ये लैम्डा बाय 4 आएगी। तो ये पॉइंट हमारे पास है। इसी तरह अगर इसका इसे कहते हैं हम लोग पाथ डिफरेंस। अगर आप टाइम के टर्म में निकालें तो 1t का लैम्डा का मतलब होता है 1 टाइम पीरियड, इसको कहते हैं t/2 टाइम पीरियड, और इसको कहते हैं t/4 टाइम पीरियड। और अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए फेज, फेज कहते हैं एंगल को, तो आपने t की जगह 360 पुट कर देना है या 2 पाई, तो ये बनेगा 360 2 पाई, ये बनेगा 360/2 और ये बनेगा 360/4। तो ये आपने डिवाइड करके ये 180 आएगा, ये 90 आएगा और ये 360 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक था, स्टेशनरी वेव एंड देयर फॉर्मेशन। तो हमने इसको डिटेल से देखा कि नोड का मतलब क्या है, एंटी नोड का मतलब क्या है, बनते कैसे हैं, स्टेशनरी वेव जो है वो हमारे पास जो है वो स्टैंडिंग वेव्स क्यों कहलाती हैं, और इसमें जो पाथ डिफरेंस है नोड से नोड का और नोड से एंटी नोड का वो क्या होता है, एक लूप का मतलब क्या है, और वेव कैसे बनती है लूप से। इसमें स्टूडेंट अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेचिंग के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।